एवरीवन, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जो भी हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसमें बदलाव जो आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर बदलाव आने की वजह से, तो कितने आ रहा है बदलाव, हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे भी एक डेफिनेशन दी है कि कितने एक्सटेंट तक हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की वो चेंज होती है जब इसकी ओन प्राइस में बदलाव आता है, जब इनकम कंज्यूमर की इनकम के अंदर बदलाव आता है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर बदलाव आता है, तो कितने एक्सटेंट तक क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑफ 3 टाइप्स. So the first one is price elasticity of demand, second one is income elasticity of demand, and the third one is cross elasticity of demand. So first one is price elasticity of demand. तो जब भी आपकी कमोडिटी के प्राइस में बदलाव आता है और उसकी वजह से जब क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब आपकी इनकम बढ़ने या घटने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आने लग जाता है, आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो या कम कर देते हो, तो इसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में बदलाव आने की वजह से जब आपकी क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में मेनली हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब भी हम कमोडिटी की जो प्राइस होती है उसमें बदलाव आने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आता है तो उसे हमें कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनको हम मेज़र करते हैं किसमें, परसेंटेज में, एब्सोल्यूट नंबर में नहीं करते क्योंकि एक एक्यूरेट डाटा हमें मिल जाता है परसेंटेज में कैलकुलेट करते। तो नीचे एक और डेफिनेशन लिख दी है जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके। इसका मतलब है कि कमोडिटी की प्राइस में बदलाव आने की वजह से कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेज़र करते हैं एज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम शो करते हैं। ईडी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फिर जो ये नेगेटिव साइन है ये डिनोट कर रहा है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर ये जो ट्राइंगल शेप में बना है इसे हम कहते हैं डेल्टा। ये बता रहा है कि चेंज जितना भी आ रहा है उसको हम डेल्टा से शो करते हैं लिखने के बजाय। तो हम अगर इसको और ज़्यादा ओपन अप करें तो ये इस तरीके से शो होता है। सबसे ऊपर है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू करके। ठीक है, और डेल्टा पी निकलता है P1 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी करके। ठीक है, सो आपका जो Q1 है ये आपकी न्यू क्वांटिटी है और जो माइनस क्यू है ये आपकी ओल्ड क्वांटिटी, पहले की आती क्वांटिटी। ठीक है, नीचे भी इनिशियल क्वांटिटी से आप फिर डिवाइड करते हो। और जो आपका P1 है ये भी आपकी न्यू प्राइस है और जो P है वो आपका इनिशियल प्राइस है। इस फॉर्मूले से आपका डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकल जाता है। अब इसी इक्वेशन को मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, जो पी है उसको हम क्या करते हैं ऊपर लेके चले जाते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू किया, फिर जो पी है उसको हमने इनटू करके ऊपर लेके गए और फिर डेल्टा पी नीचे लिखा। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और फिर आप अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, आंसर सेम ही आना है। अब हम 3 तरह की डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो 3 तरह की सिचुएशन है। पहली है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी है परफेक्टली इन इलास्टिक और तीसरी है आपकी यूनिटरी। सो सबसे पहला है वो आपका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्राइस में अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ गया ना तो इसकी जो डिमांड है उसमें इन्फिनाइट चेंज दिखने को मिल सकते हैं। जैसे है ना, थोड़ा सा प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ गया तो इसके चक्कर में क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी ज़ीरो भी हो सकती है इस केस में।
फिर सेकंड है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, आपका प्राइस तो बढ़ता घटता रहता है पर आपकी जो क्वांटिटी है वो उतनी की उतनी ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें आपका एग्जांपल ले लो, जैसे है ना कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, भले उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसके बावजूद अगर बहुत ज़्यादा हो रही है देन ऑल्सो दे हैव टू टेक दैट इंसुलिन। ओके, थर्ड वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है और आपका भले ही प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज रहे, आपका ये क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। इसी को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्शल इनको इस सिचुएशन को ये बोलते हैं। अब हम वेरियस फैक्टर्स देखेंगे जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। अब जो ऑर्डिनरी गुड्स होते हैं, जैसे कि जो नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी गुड्स, जैसे कि सॉल्ट हो गई, कैरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, सीजनल वेजिटेबल्स हो गया, बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं। तो इनके थोड़ा सा भी प्राइस राइज या कम हो जाता है ना, तो इनकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता, कांस्टेंट रहती है। वैसे जितनी पहले डिमांड होती थी उतनी ही अभी भी होती है। तो इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। बट अगर हम लग्जरीज़ की बात करें ना, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, इनकी जो डिमांड होती है वो क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। जैसे इनका प्राइस थोड़ा बढ़ा ना, तो हमने क्या कर दी, क्वांटिटी डिमांड हमारी कम कर दी, और जैसे ही थोड़ा प्राइस कम हो गया हमने इनकी डिमांड जो है बढ़ा दी। इस डिमांड को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और एक मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, जैसे कि ऐसे गुड्स जो साथ में चलते हो, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका बटर का प्राइस बढ़ भी गया ना, तो आप क्या करते हो, ब्रेड का जो डिमांड है वो एकदम से बंद नहीं करते हो ना, कम नहीं करते हो। इन्हें कहते हैं मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये भी आपके जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको अफेक्ट करते हैं। सेकेंड वन है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। ऐसे गुड्स जिनका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट है, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो आप क्या, इनकी क्या होती है, रिलेटिवली क्या होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। बाकी ऐसे गुड्स जिनकी कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, जैसे सिगरेट, लिकर, इनका क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है। जैसे आपकी टी की प्राइस बढ़ी तो आपने कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है इसमें। अगर आप सिगरेट से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो तो आप उसका प्राइस बढ़ने से क्या उसका कंजप्शन कम कर दोगे, क्या लिकर पे शिफ्ट हो जाओगे, या क्या आप लिकर पीते हो तो लिकर का प्राइस बढ़ने पे क्या आप सिगरेट पे शिफ्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता ना, जो एडिक्टेड है वो इंसान भले प्राइस बढ़ता है तब भी वो कंजप्शन करता ही है, जैसे हमने कोरोना में देखा भी था। अब ऐसे गुड्स जिनका मल्टीपल यूज़ है, जैसे कि दूध का, है ना, कड़ बनाने में, पीने में, चाय बनाने में, हर चीज़ में यूज़ होता रहता है, तो क्या इसका प्राइस बढ़ने पे आप क्या कंजम्पशन इसका कम कर दोगे, इलास्टिसिटी आपकी कम हो जाएगी? नहीं, इसकी इलास्टिसिटी देन ऑल्सो हाई ही रहेगी। बट क्या हो जाएगा ना, आपके उसकी प्राइस बढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जो इम्पोर्टेंट वन है उसी में आप यूज़ करोगे। ठीक है, आपने दूध लिया और फिर इसका चाय वगैरह बनाने में यूज़ कर दिया, आपने सोचा कि कर्ड तो नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, जैसे टी बनानी है, टी वगैरह में आपने यूज़ कर लिया, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट वन इज़ हैबिट ऑफ कंज्यूमर। सो ऐसे गुड्स जिनसे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है, एडिक्टेड है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, जैसे कि सिगरेट और लिकर। और भी बहुत सारे, किसी को मीठा खाने का शौक़ होता है तो वो अपना कंजप्शन कम ही नहीं करता, किसी को चाय पीने का एडिक्टेड है तो चाय के बिना चलता ही नहीं है, भले चाय पत्ती कितनी भी महंगी हो जाए वो लाएंगे तो लाएंगे। ठीक है, जैसे सिगरेट है, लिकर है, इनके ऊपर सरकार कितना भी टैक्स लगा दे, इनका जो डिमांड है वो कम होने वाला ही नहीं है। You know, many people do not have a money to fulfill their basic requirement, but they have a money to purchase the bottle of liquor. But why they purchase? Because now they are habituated with this. अब नेक्स्ट वन इज़ पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी। अब ऐसे गुड्स जिनके ऊपर कंज्यूमर को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ही स्पेंड करना पड़ता है, बहुत कम, जैसे टूथपेस्ट हो गया, है ना, बुथ पॉलिश हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, नीडल्स हो गया, ये सारी चीज़ें, पेन हो गई, और भी छोटी मोटी चीज़ें। तो इनके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, इसलिए इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, भले
प्राइस बढ़ो या कम हो इनका इतना नहीं फ़र्क पड़ता, वो लाती है। ऑन द अदर हैंड गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम, जिसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, जैसे कपड़े हो गए, स्कूटर हो गया, इनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। जैसे ही प्राइस बढ़ा इनकी डिमांड कम, और जैसे प्राइस कम हुआ वैसे ही डिमांड बढ़ गई, तो इनका क्या होता है, इलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट वन है प्राइस लेवल। जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा लो होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या होगी, लो होगी। टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक। आपका शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि आप कम टाइम में एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्स्टिट्यूट थोड़ी कर सकते हो। जैसे फ्यूल ऑयल का राइज हुआ प्राइस, तो आप क्या कोल और कुकिंग गैस के ऊपर एकदम से शिफ्ट हो जाओगे क्या, इतना जल्दी एडजस्टमेंट कर सकोगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। लॉन्ग पीरियड में तो आप फिर भी कर पाओगे। लॉन्ग टाइम पीरियड में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो है एक कंजप्शन हैबिट थोड़ी धीरे धीरे चेंज भी हो सकती है, बट शॉर्ट पीरियड में थोड़ी कर सकोगे। आप ये सब कैसे इजीली याद रख पाओगे उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि ऐसे गुड्स जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो और जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हो, उनकी तो इलास्टिसिटी होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस होती है कम, एसेंशियल होते हैं लाइफ में और जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम। अब हम इस चैप्टर को इधर ही ख़त्म करते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो।